गुड मॉर्निंग। मैं वंदना गोविल, सह आचार्य भूगोल विभाग, श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद से आज बीए पार्ट 1 पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल विषय में एक नए कंटेंट लेक्चर जिसका विषय है अपक्षय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहिर्जात बल यानी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस या डेन्यूडेशन अर्थात अनाच्छादन अथवा समतल स्थापक बल या फोर्सेस ऑफ डिग्रेडेशन जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न भू आकारों के निर्माण में सहायक हैं और समतल स्थापना की प्रक्रिया में कार्यरत हैं के अंतर्गत हम दो प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित करते हैं, वेदरिंग यानी अपक्षय और दूसरा इरोजन यानी अपर्दन। आज हम नया टॉपिक लेंगे अपक्षय या वेदरिंग, जिसे कि हम ऋतु क्षरण के नाम से भी जानते हैं। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को कहते हैं। इसमें चट्टान विशेष या स्थान विशेष के अनावरण की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। इसमें चट्टान चूर्ण के परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया सम्मिलित नहीं है, जबकि अपर्दन में हम टूटे हुए चट्टानों के टुकड़ों के परिवहन तथा टुकड़ों द्वारा आपस में रगड़ और उनके कटाव की क्रिया को सम्मिलित करते हैं। इसमें अपर्दन के साधन गतिशील होते हैं, जैसे नदी यानी बहता हुआ जल, हिमानी वायु, भूमिगत जल और सागरीय लहरें। इस प्रकार अपक्षय में स्थैतिक क्रिया एट द प्लेस और अपर्दन में डायनामिक क्रियाओं को यानी गतिशील क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जबकि अनाच्छादन स्थैतिक तथा गतिशील दोनों ही प्रकार की समतल स्थापक प्रक्रिया अनाच्छादन में हम सम्मिलित करते हैं। स्थैतिक क्रिया से अभिप्राय है चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूट फूट जाना, यानी अपक्षय टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटित और वियोजित होकर ढीली पड़कर अपने ही स्थान पर बिखर कर रह जाती हैं यानी विदीन हो जाती हैं। वेदरिंग में बी डिफाइंड एज द मैकेनिकल फ्रैक्चरिंग और केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स बाय नेचुरल एजेंट्स एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि अपक्षय की क्रिया के लिए दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, विघटन यानी डिसइंटीग्रेशन और दूसरा है वियोजन या डीकम्पोजिशन की क्रिया। भौतिक क्रियाओं जैसे ताप, पाला, जल, स्थिर जल आदि द्वारा चट्टानों के ढीले पड़ने को हम विघटन और रासायनिक क्रियाओं जैसे ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन आदि क्रियाओं द्वारा चट्टानों के कमजोर और ढीले पड़ने की क्रिया को वियोजन या डीकम्पोजिशन कहते हैं। अपक्षय के अंतर्गत दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन जिसके अंतर्गत ताप परिवर्तन, तुषार क्रिया यानी पाला फ्रॉस्ट एक्शन तथा जीव जंतुओं द्वारा चट्टानों का विघटन होता है। द्वितीय प्रकार का परिवर्तन रासायनिक होता है, जिसमें जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जीवों द्वारा चट्टानों में वियोजन होता है। ये कारक एक साथ भी काम कर सकते हैं और अलग अलग भी। इसमें चट्टानों का अपने स्थान पर बिखर कर रह जाना सम्मिलित है। चट्टान चूर्ण का परिवहन हम यद्यपि इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं, तथापि गुरुत्वाकर्षण के कारण चट्टान चूर्ण का फिसलन इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। अपक्षय की क्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? फैक्टर्स कंट्रोलिंग वेदरिंग। अपक्षय का स्वरूप और उसकी मात्रा अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। इसमें अपक्षय के कारकों एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, चट्टान का ढाल, वहाँ का उच्चावच, जलवायु संबंधी दशाएं, वनस्पति आवरण आदि में भिन्नता पाए जाने के कारण अपक्षय की प्रक्रिया और उससे प्राप्त पदार्थों में पर्याप्त अंतर होता है। अपक्षय के दो तत्वों विघटन और वियोजन भी अलग अलग स्थानों पर घटित होते हैं। विघटन की क्रिया ऊंचे खड़े ढाल वाले भागों में, जहां तुषार की क्रिया अधिक होती है या मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं, अधिक सक्रिय होती है, जबकि वियोजन यानी घोलीकरण की क्रिया निम्न भागों में, जहां पर उष्ण आर्द्र जलवायु होती है, वहां पर अधिक होती है। अतः अपक्षय के स्वरूप और उसकी मात्रा पर निम्न कारकों का प्रभाव पड़ता है।
पहला है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स, चट्टानों का संगठन और उनकी संरचना। अपक्षी की क्रिया मुख्य रूप से चट्टानों के विघटन और वियोजन के फलस्वरूप होती है। कमजोर और असंगठित चट्टानों में ये क्रिया आसानी से हो सकती है। उदाहरण के लिए रंध्रपूर्ण यानी अधिक संधि युक्त पोरस और घुलनशील खनिजों वाली चट्टानों में रासायनिक अपक्षय यानी घोलीकरण की क्रिया अधिक शीघ्रता से होगी। इस प्रकार चट्टानों की परतों की स्थिति का प्रभाव भी अपक्षय की क्रिया पर पड़ता है। जिन चट्टानों में इन परतों की स्थिति लंबवत या वर्टिकल रूप में होती है उनमें तापीय भिन्नता, तुषारपात और हवा का प्रभाव शीघ्र होता है। जैसे ही चट्टानें ढीली पड़ती हैं, लंबवत परतों के कारण उनके टूटने फूटने से प्राप्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर खिसकना प्रारंभ हो जाता है। इसके विपरीत यदि चट्टानों की परतें क्षैतिजीय रूप में होती हैं तो ये पदार्थ उन चट्टानों के ऊपर ही पड़े रहते हैं और उन्हें संरक्षण भी प्रदान करते हैं। उनका विघटन व वियोजन आसानी से नहीं हो पाता। इसी प्रकार चट्टानों की संधियों का भी यांत्रिक अपक्षय पर प्रभाव पड़ता है। अधिक संधियों वाली चट्टानों में शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में तुषार के कारण फैलाव व संकुचन अधिक होता है, जिससे उनमें विघटन होने लगता है। इस प्रकार उष्ण भागों में तापीय अंतर के कारण संधियुक्त चट्टानों में फैलाव और संकुचन अधिक होने से विघटन होने लगता है। दूसरा है नेचर ऑफ द स्लोप्स ऑफ लैंड या ढाल की प्रकृति। यदि किसी भी स्थान में यदि चट्टानी भागों का ढाल खड़ा होता है तो यांत्रिक या भौतिक अपक्षय के कारण चट्टानों में जरा भी टूट फूट होने से प्राप्त पदार्थ चट्टान चून का मलबा या टॉलस ढाल से शीघ्र ही नीचे की ओर खिसकने लगता है। यदि अपक्षय से प्राप्त चट्टान चून का स्थानांतरण शीघ्र हो जाता है तो अपक्षय की गति बढ़ जाती है। इसके विपरीत सामान्य ढाल वाले भागों में अपक्षय धीरे धीरे होता है। तीसरा, जलवायु में भिन्नता। जलवायु में भिन्नता अपक्षय की क्रिया को दो प्रकार से प्रभावित करती है। एक तो अलग अलग जलवायु वाले भागों में अपक्षय की क्रिया अलग अलग रूपों में संपादित होती है। दूसरा, एक ही भाग में वर्ष के अलग अलग समय मौसम या ऋतु परिवर्तनों के कारण भी अपक्षय की गति में अलग अलग अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाले भागों में अत्यधिक जल के कारण लीचिंग या घोलन का कार्य अधिक होता है। यहाँ पर यांत्रिक अपक्षय यानी मैकेनिकल वेदरिंग कम होती है। इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु वाले भागों में जैसे मरुस्थलीय जलवायु वाले भागों में यांत्रिक अपक्षय यानी मैकेनिकल वेदरिंग अधिक होती है, क्योंकि चट्टानें दिन के समय अधिक तापमान के कारण और रात्रि के समय कम ताप के कारण क्रमशः फैलती और सिकुड़ती हैं और इससे उनकी संधियां ढीली पड़ जाती हैं और उनका विघटन शीघ्र होता है। शुष्क शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले प्रदेशों में भी यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है, क्योंकि चट्टानों की फटन या रंध्रों या क्रैक्स, दरारों और संधियों में फ्रैक्चर्स एंड जॉइंट्स में रात में जल भरकर ठोस हो जाता है और दिन में पुनः पिघलकर तरल हो जाता है। इस क्रिया के बराबर यानी लगातार होते रहने के कारण चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं, यानी ऑल्टरनेट थोइंग एंड फ्रीजिंग की क्रिया के कारण चट्टानों का संगठन ढीला पड़ जाता है और उनमें विघटन प्रारंभ हो जाता है। इसके विपरीत अत्यधिक शीत जलवायु वाले भागों में यानी हिम से आच्छादित भागों में यांत्रिक और रासायनिक दोनों ही प्रकार का अपक्षय नहीं होता, क्योंकि हिम धरातल पर एक कवच या शील्ड का कार्य करती है। अपक्षय की क्रिया तभी सक्रिय होती है जब हिम पिघलता है। दूसरा, एक ही स्थान पर जलवायु की वार्षिक विभिन्नता का प्रभाव भी पड़ता है। जैसे मानसूनी क्षेत्रों में वर्षा काल में रासायनिक अपक्षय और ग्रीष्म काल में यांत्रिक अपक्षय की क्रिया अधिक होती है। फोर्थ फैक्टर है वनस्पति का प्रभाव। किसी भी स्थान पर वनस्पति की उपस्थिति या वनस्पति आवरण का होना अपक्षय के स्वभाव पर प्रभाव डालता है। वनस्पति आवरण से हीन चट्टानों का विघटन शीघ्र होता है, लेकिन जहाँ वनस्पति होती है
तो वे अपनी जड़ों द्वारा चट्टानों को पकड़े रहती है, जिससे उनका संगठन मजबूत रहता है। इन चट्टानी भागों पर सूर्यताप का प्रभाव भी कम होता है। वनस्पति कुछ मात्रा में अपक्षय में सहायक भी होती है। वृक्षों अथवा वनस्पति की जड़ें चट्टानों में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे उनकी संधियां चौड़ी हो जाती हैं और उनका शीघ्र विघटन होता है। अपक्षय के कारक एजेंट्स ऑफ वेदरिंग कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण अपक्षय की क्रिया संपादित होती है? इसमें पहला हम लेते हैं भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय के एजेंट्स, फिजिकल और मैकेनिकल एजेंट्स। इसमें जल, वाटर, सूर्यताप, तुषार, फ्रॉस्ट और वायु। दूसरा है केमिकल एजेंट्स यानी रासायनिक कारक, जिसमें कार्बोनेटीकरण की क्रिया, ऑक्सीडेशन की क्रिया, हाइड्रेशन की क्रिया और डीसिलिकेशन की प्रोसेस। थर्ड लेते हैं हम बायोलॉजिकल एजेंट्स, वनस्पति और जीव जंतु। और फोर्थ है बायोकेमिकल एजेंट्स। विघटन तथा वियोजन में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर अपक्षय को निम्न रूपों में बांटा जा सकता है। जैसे भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय की क्रिया निम्न रूपों में संपन्न होती है। पहला इसमें हम लेते हैं ताप परिवर्तन के कारण चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में टूटना, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस। दूसरा, तापमान के कारण ही चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, जिसे हम कहते हैं ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स। तीसरा, वर्षा के जल तथा ताप द्वारा चट्टानों का बिखरना, शैटरिंग ड्यू टू रेन वाटर एंड हीट। पाले के कारण चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में टूटना, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रॉस्ट एक्शन। फिफ्थ, अपदलन तथा तापमान व हवाओं के कारण अपदलन की क्रिया, एक्सफोलिएशन ड्यू टू टेम्परेचर एंड विंड्स। सिक्स, डिसइंटीग्रेशन एंड एक्सफोलिएशन ड्यू टू प्रेशर रिलीज, दाब मुक्त होने के कारण चट्टानों का विघटन और अपदलन। पहला हम लेते हैं चट्टानों का ताप के कारण चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में टूटना। तापीय परिवर्तन का चट्टानों पर अत्यधिक प्रभाव होता है, परंतु कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जिन पर तापीय अंतर का प्रभाव नगण्य होता है, जैसे शेल एंड सैंडस्टोन यानी बालू का पत्थर। किंतु रवेदार चट्टानों में इसका प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न कण एक दूसरे से संगठित रहते हैं तथा तापमान के बढ़ने से प्रत्येक कण फैलता है और तापमान के कम होने से प्रत्येक कण सिकुड़ता है। यदि 45 मीटर के ग्रेनाइट खंड का तापमान 150 डिग्री फ़ारेनहीट कर दिया जाए तो प्रति 32 से 48 मीटर की चौड़ाई में उसमें 2.54 सेंटीमीटर का विस्तार हो जाता है। तापीय परिवर्तन द्वारा चट्टानों का फैलाव और संकुचन द्वारा विघटन का कार्य उष्ण मरुस्थलीय भागों में अधिक होता है। यह सिकता कण या सैंड की अधिकता के कारण चट्टानें दिन में अत्यधिक गर्म हो जाती हैं, जिससे उनकी बाह्य परतों में फैलाव होने लगता है, और रात के समय तापमान में कमी होने के कारण चट्टानें सिकुड़ने लगती हैं। इस क्रिया के बार बार होते रहने के कारण चट्टानों में समानांतर जोड़ या संधियों का विकास हो जाता है, जिसके सहारे चट्टानें बड़े बड़े टुकड़ों में टूटने लगती हैं। दूसरा, तापमान के कारण चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। जब कोई चट्टान विभिन्न प्रकार के खनिजों से बनी होती है तो उसके खनिज भिन्न भिन्न गति से गर्म और ठंडे होते हैं। इस प्रकार खनिजों के भिन्न भिन्न प्रकार से फैलने और सिकुड़ने के से चट्टानों के कण ढीले पड़ जाते हैं और विभिन्न खनिज अलग अलग हो जाते हैं। चट्टानों के खनिजों के भिन्न भिन्न प्रकार से फैलने और सिकुड़ने से उनमें तनाव उत्पन्न होता है, जिससे उसमें अचानक दरारें पड़ जाती हैं और विचित्र सी आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती हैं, जो टूटन से उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की क्रिया को दानेदार विच्छेदन भी कहते हैं। थर्ड है शैटरिंग ड्यू टू रेन वाटर एंड हीट। सूर्यताप द्वारा अत्यंत गर्म चट्टानों पर जब अचानक वर्षा होती है
तो चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूटकर बिखरने लगती हैं। रेगिस्तानी भागों में अचानक वर्षा के कारण ये क्रिया बहुत अधिक होती है। उदाहरण के लिए यूएसए के टेक्सास राज्य में इस प्रकार का अपक्षय अधिक होता है। चौथी क्रिया है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रॉस्ट। पाले के कारण यानी तुषार क्रिया के कारण चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में टूटना। पाला चट्टानों की भौतिक अथवा रासायनिक अपक्षय का एक महत्वपूर्ण साधन है। ऊंचे पर्वतीय भागों एवं शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में ये क्रिया शीत ऋतु में अधिक सक्रिय होती है। अत्यधिक संगठित कणों वाली चट्टानें जैसे शैल और सैंडस्टोन भी इसके द्वारा टूटकर बिखर जाती हैं। जब वर्षा का जल इन चट्टानों की संधियों में भर जाता है तथा रात में अधिक शीत के कारण जमकर ठोस हो जाता है तो जल के आयतन में 10% तक वृद्धि होती है, जिससे चट्टानों पर दबाव बढ़ जाता है और ये दबाव प्रति वर्ग इंच 150 टन होता है। इस भारी दबाव से चट्टानें बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाती हैं। ये क्रिया अवसादी चट्टानों में अधिक शीघ्रता से होती है, किंतु ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों में भी इससे विघटन होता है। वायु तथा ताप द्वारा अपदलन। रेगिस्तानी व अर्ध रेगिस्तानी प्रदेशों में वायु और ताप दोनों के सम्मिलित कार्यों द्वारा इस प्रकार की क्रिया घटित होती है। तापीय विभिन्नता के कारण अर्थात दिन में अधिक ताप और रात्रि में कम ताप के कारण चट्टानों में संकुचन और फैलाव या प्रसार होता है और इस कारण चट्टानों की ऊपरी परतें ढीली पड़ जाती हैं और जब इनका संपर्क गतिशील वायु से होता है तो वे अपने साथ इन ढीले व असंगठित कणों को उड़ाकर शीघ्रता से अलग कर देती हैं। रवेदार चट्टानों में इस प्रकार की क्रिया अधिक होती है। इससे धीरे धीरे चट्टानों की परतें उड़ती रहती हैं, जैसे कि किसी फल से हम छिलके को निकाल दें, उसी प्रकार से ये क्रिया घटित होती है। इस प्रकार का कार्य लंबवत रूप से पाई जाने वाली चट्टानों या पहाड़ियों पर अधिक होता है। डिसइंटीग्रेशन एंड एक्सफोलिएशन ड्यू टू प्रेशर रिलीज। कई प्रकार की आग्नेय चट्टानें अथवा रूपांतरित चट्टानें पृथ्वी के अंदर अन्य चट्टानों के नीचे दबी रहती हैं और उनके कणों की रचना भी अधिक दाब और तापीय दशाओं में होती है। उनके ऊपर की चट्टानें जब अपरदन द्वारा नष्ट हो जाती हैं तो ये दबी हुई चट्टानें बाहर निकल आती हैं और दबाव हटने के कारण ये फैलने लगती हैं, जिसमें इनमें दरारें उत्पन्न हो जाती हैं और इस प्रकार से उनमें भी विघटन और अपदलन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। दूसरा हम लेते हैं केमिकल वेदरिंग यानी रासायनिक अपक्षय की क्रिया। चट्टानों का अपक्षय भौतिक कारकों के फलस्वरूप ही नहीं वरन रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप भी होता है। हम देखते हैं कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें मिली रहती हैं, लेकिन जब तक वायुमंडल में निहित इन गैसों का संपर्क वर्षा के जल से नहीं होता तब तक ये अपक्षय की सक्रिय कारक नहीं होते। लेकिन निचले भागों में मौजूद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं, जब इनका संपर्क या संयोग जल से होता है तो ये सक्रिय घोलक कारक बन जाती हैं, जिसके फलस्वरूप चट्टानों के खनिजों में रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं और चट्टानों में ऐसे पदार्थों तथा खनिजों की रचना हो जाती है जो या तो अपने मूल पदार्थ से अधिक आयतन वाले होते हैं या उनका आयतन कम होता है। इससे चट्टानों का संगठन ढीला पड़ जाता है और उनमें वियोजन या डिकम्पोजिशन हो जाता है। विश्व की उष्ण आर्द्र जलवायु वाले भागों में इस प्रकार का अपक्षय पृथ्वी की सतह के ऊपर और नीचे दोनों ही जगह होता है। इस प्रकार की प्रक्रियाओं में हम ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, डीसिलिकेशन की क्रियाएं लेते हैं। ये क्रियाएं अलग अलग भी संपादित होती हैं और एक साथ भी। पहला लेते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की क्रिया। वायुमंडल की ऑक्सीजन का संपर्क जब जल से होता है तो ये ऑक्सीजन युक्त जल चट्टानों के खनिजों के संपर्क में आता है और इसके फलस्वरूप खनिजों के में ऑक्साइड्स बन जाते हैं, जिससे चट्टानों में वियोजन प्रारंभ हो जाता है।
इस क्रिया को ऑक्सीडेशन की क्रिया कहते हैं। आग्नेय चट्टानों जिनमें लोहा, आयरन सल्फाइड, आयरन पायराइट, फेरस ऑक्साइड, मैग्नेटाइट और हॉर्नब्लेड खनिजों के रूप में पाया जाता है, इन खनिजों का जब ऑक्सीजन युक्त जल से संपर्क होता है तो फेरिक कंपाउंड बन जाते हैं, जो बाद में लाल रंग के हेमेटाइट में बदल जाता है। और जब ऑक्सीडेशन के साथ हाइड्रेशन की क्रिया भी होती है तो ये फेरिक कंपाउंड लिमोनाइट में बदल जाता है और पीले रंग की मिट्टी का निर्माण होता है। इसी प्रकार पाइराइट पर जलयुक्त ऑक्सीजन मिलने से सल्फ्यूरिक एसिड उत्पन्न होता है, जो चट्टानों को गला देता है। उष्ण और आर्द्र जलवायु वाले भागों में इस प्रकार की क्रियाएं बहुत अधिक होती हैं। इस प्रकार के रासायनिक परिवर्तन के कारण ही वहाँ की मिट्टियों का रंग लाल, पीला या भूरा हुआ करता है। दूसरा है कार्बोनेशन की क्रिया। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुल जाती है तो उसमें हल्का सा कार्बोनिक एसिड तैयार हो जाता है। इस कार्बोनिक एसिड से चट्टानों के कुछ खनिज कार्बोनेट में बदल जाते हैं। इस क्रिया को कार्बोनेशन और सॉल्यूशन कहा जाता है। ये क्रिया भी आर्द्र जलवायु वाले भागों में अधिक होती है। जब यह क्रिया लौहयुक्त चट्टानों पर होती है तो वे लोहे के कार्बोनेट में बदल जाते हैं। लोहे का कार्बोनेट अत्यधिक घुलनशील होता है और शीघ्र ही चट्टान से अलग होकर जल के साथ मिल जाता है। चूने का पत्थर साधारणतः जल के साथ नहीं घुलता, परंतु जब उसका संयोग कार्बन डाइऑक्साइड से होता है तो चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है, जो आसानी से जल के साथ घुल जाता है। कार्बोनेशन की क्रिया के कारण पोटाश या पोटेशियम से पोटेशियम कार्बोनेट में बदल जाता है, जो एक प्रकार का प्लांट फूड है। भूमिगत जल में कार्बन डाइऑक्साइड का अंश अधिक होता है, अतः चूने की चट्टानों वाले भागों में सतह के ऊपर तथा नीचे इस प्रकार के अक्षय की द्वारा कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे यूगोस्लाविया के कास्ट रीजन में इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। हाइड्रेशन या जल योजन की क्रिया। जब चट्टानों का संपर्क जल से होता है तो जल में निहित हाइड्रोजन से चट्टानों के खनिजों में हाइड्रेशन की क्रिया होती है, अर्थात चट्टानें जल सोख लेती हैं और उनके आयतन में वृद्धि होती है। कभी कभी ये विस्तार अथवा चट्टान का आयतन मौलिक आयतन से दुगना हो जाता है या 88% तक बढ़ जाता है। इस प्रकार चट्टान के आयतन में विस्तार के कारण उसके खनिजों में और उसके कणों में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके कारण चट्टानें खिलकर टूटने लगती हैं। इस प्रकार की क्रिया आग्नेय चट्टानों में अधिक होती है, जिससे वे टूट कर परतदार चट्टानों में बदल जाती हैं। फेल्स्पार नामक खनिज केओलिन मृत्तिका में बदल जाता है। इसे स्लैकिंग भी कहते हैं। फोर्थ है डीसिलिकेशन। कई प्रकार की चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है और जब जल द्वारा रासायनिक विधि से सिलिका युक्त चट्टानों से सिलिका अलग कर दिया जाता है तो इसे डीसिलिकेशन की क्रिया कहते हैं। आग्नेय चट्टानों में विशेष रूप से ग्रेनाइट में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। क्वार्ट्ज की अपेक्षा सिलिकेट का जल द्वारा पृथक्करण आसानी से हो जाता है, जिससे चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं और उनका वियोजन शीघ्र प्रारंभ हो जाता है। ग्रेनाइट रॉक में डीसिलिकेशन अधिक होता है, किंतु सेडिमेंट्री रॉक्स में जब ये क्वार्ट्ज के रूप में पाया जाता है तो सिलिकेशन की मात्रा कम होती है। इसी तरह हाइड्रोलिसिस जल अपघटन चट्टानों में निहित खनिजों का घोलीकरण और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा उनको परिवर्तित करने का कार्य के कारण भी चट्टानी संगठन में अंतर होता है और चट्टानें टूटने फूटने लगती हैं। थर्ड इसमें लेते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में हम वनस्पति और जीव जंतु दोनों द्वारा चट्टानों के विघटन और वियोजन को सम्मिलित करते हैं। इनके सभी कार्य विनाशात्मक नहीं होते, लेकिन बरोइंग एनिमल जीव जंतु जो खासकर बिल बनाकर पृथ्वी के अंदर रहते हैं और पृथ्वी की सतह में खोद कर अपनी बिल या गुफा का निर्माण करते हैं, वो चट्टानों के संगठन को कमजोर बनाते हैं। इसी प्रकार से जैसे वनस्पतियाँ एक तरफ तो चट्टानों को अपनी जड़ों द्वारा
कमज़ोर और पोली बनाती हैं और दूसरी तरफ अपनी जड़ों द्वारा उसमें सघनता और संगठन भी लाती हैं। पहला लेते हैं, वेदरिंग ड्यू टू एनिमल्स। पृथ्वी की सतह पर और मिट्टी में रहने वाले कई प्रकार के कीड़े मकोड़े और बिल बनाने वाले जीव जंतु जो कि धरातलीय चट्टानों में बिल बनाने या खनन कार्य द्वारा उसे ढीली या पोली बनाते हैं, जैसे गोफर, प्रेरी डॉग्स, दीमक, लोमड़ी, चींटी, चूहा या केंचुआ, जो कि मिट्टी की सतह को खोद खोद कर कोमल बना देता है। इसे हम जैविक अपक्षय की क्रिया में सम्मिलित करते हैं। दूसरा, वनस्पतियों द्वारा अपक्षय की क्रिया, वेदरिंग ड्यू टू वेजिटेशन। वनस्पतियों में भी हम देखते हैं कि एक और तो वनस्पतियां अपनी जड़ों के द्वारा चट्टानी संगठन को मजबूत करती हैं। दूसरा, जड़ों के द्वारा ही या आंतरिक अपक्षय की क्रिया के कारण, यानी ये जड़ें जो हैं चट्टानों की संधियों में प्रवेश कर जाती हैं, फैलने लगती हैं, जिससे तनाव उत्पन्न होता है और चट्टानों का विघटन होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि चट्टानों की जड़ों में प्राय जलयुक्त बैक्टीरिया होते हैं, जो कि चट्टानों के खनिजों को घुलाकर उनसे अलग कर लेते हैं। इसके अलावा वनस्पति अपने पोषण के लिए भी नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटाश जैसे तत्व जो हैं पौधे अपने पोषण के लिए ग्रहण कर लेते हैं, जिससे चट्टानों का संगठन जो है वो कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा वनस्पतियों के अवशेषों के सड़ने से प्राप्त ह्यूमस तत्व जो लिमोनाइट को भी घुलाकर अलग कर देता है। इस प्रकार से वनस्पतियां भी अपक्षय के लिए एक सक्रिय साधन हैं। नेक्स्ट है एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग या मानव जनित अपक्षय। मानव भी एक जैविक जंतु है और प्रौद्योगिकी से युक्त मानव जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं की दर को कई गुना अधिक या कम कर देने में समर्थ है, वो अपक्षय की क्रिया का एक सक्रिय और शक्तिशाली कारक बन गया है। मनुष्य अपनी आर्थिक क्रियाएं जैसे खनिजों की प्राप्ति, खनन, सड़क निर्माण, खनिजों के लिए डायनामाइट द्वारा पहाड़ियों को काटना, औद्योगिक निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति के कारण शैलों के विघटन में इतनी शीघ्रता से उत्पन्न करता है। विनाशकारी कारकों के द्वारा वनों की कटाई, पहाड़ी ढाल पर अपक्षय की दर में आशातीत वृद्धि हुई है। इससे प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ा है, भूमिस्खलन की प्रक्रियाएं अधिक तीव्र हुई हैं। तो मनुष्य जो है वो भी अपक्षय का एक सक्रिय कारक है। नेक्स्ट है बायोकेमिकल वेदरिंग। जैविक पदार्थों के द्वारा शैलों में विघटन और वियोजन रासायनिक अपक्षय को जैव रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जैव पदार्थों द्वारा जैसे विभिन्न प्रकार के अम्ल या एसिड्स, ह्यूमिक एसिड, बैक्टीरियल एसिड या माइक्रोबायल एसिड्स, कई प्रकार के जटिल एवं जैव रासायनिक प्रक्रियाएं जिसके कारण सक्रिय हो जाती हैं, जैसे केशन रूट एक्सचेंज, चेलेशन या सॉल्यूशन की क्रिया, जिसके कारण विघटन और वियोजन होता है। इसी तरह से कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया उष्णकटिबंधीय मिट्टियों में सल्फाइड उत्पन्न करते हैं और सिलिका को अलग कर देते हैं। नीली हरी शैवाल या एल्गी के कारण शैलों पर डेजर्ट वार्निश का कार्य शुरू हो जाता है। सूक्ष्म जीव शैलों की सतह पर वार्निश कर देते हैं। जीवों द्वारा उत्पन्न जैविक कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा कार्बोनेशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिसके कारण चूना पत्थर और डोलोमाइट का रासायनिक अपक्षय तेज हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपक्षय की क्रिया के द्वारा ये क्रियाएं घटित होती हैं, लेकिन अपक्षय का भौतिक भूगोल में या भवक्रातिक क्या प्रभाव पड़ता है। अपक्षय अपर्दन के लिए सामग्री प्रदान करता है। अपक्षय द्वारा धरातल का नीचा होना, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण, ये सभी कारक जो हैं वो स्थलाकृतियों के परिवर्तन और निर्माण में महत्वपूर्ण हैं और अपक्षय भी एक विशेषक निर्माण कार्य के रूप में स्थलाकृतियों के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है।